द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम हैवेल्स की दूसरी तिमाही यानी Q2 FY26 के नतीजों पर बात करने वाले हैं। और इन नतीजों में एक बड़ी कहानी सामने आई है। कंपनी के जो गर्मियों के प्रोडक्ट्स हैं जैसे एयर कंडीशनर और पंखे, वो उम्मीद से काफ़ी कम बिके हैं। तो आज हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है, क्या ये जो कमज़ोर प्रदर्शन है ये सिर्फ एक खराब मौसम और एक अस्थायी मुश्किल का नतीजा है, या फिर ये कंपनी की प्लानिंग, उसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी में कुछ गहरी कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहा है। मेरा मानना है कि यह एक अस्थायी झटका है और कंपनी की बुनियाद अब भी बहुत मजबूत है। और मेरा नज़रिया इससे कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि इन नतीजों को सिर्फ मौसम का बहाना बनाकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये आंकड़े कंपनी के अंदर चल रही गंभीर ऑपरेशनल चुनौतियों को उजागर करते हैं, खासकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल और सबसे ज़रूरी उसके कोर कंज्यूमर बिजनेस में बढ़ते कॉम्पिटिशन को लेकर। देखिए, Q2 के नतीजों में जो कमजोरी है उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। इस साल गर्मी का मौसम मतलब उम्मीद से थोड़ा पहले खत्म हो गया, जिससे चैनल में यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के पास माल जमा हो गया। ये एक बाहरी कारक है ना? इसमें कंपनी की कोई अंदरूनी गलती नहीं है। और इस एक तिमाही की कमजोरी के कारण हमें कंपनी की बुनियादी ताकतों को नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए, केबल्स और वायर का सेगमेंट लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है, खासकर पावर केबल्स में, जो दिखाता है कि इंडस्ट्रियल साइड पर कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी भविष्य पर दांव लगा रही है। अलवर में मौजूदा प्लांट के बगल में 39 एकड़ जमीन खरीदना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट के पास भविष्य के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक ठोस प्लान है। रही बात गर्मियों के प्रोडक्ट्स की, तो मैनेजमेंट के पास इसका भी हल है। लॉयड यानी एसी डिवीजन की जो इन्वेंट्री है उसे Q3 तक नॉर्मल कर लिया जाएगा। और मार्जिन पर जो दबाव दिखा वो भी अस्थायी था, क्योंकि ऑफ सीजन में स्टॉक निकालने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म कंज्यूमर स्कीम्स चलानी पड़ी, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने अपनी तरफ से कीमतों में कोई कटौती नहीं की। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये सिर्फ एक बाहरी या अस्थायी समस्या है। ये नतीजे कंपनी के भीतर गहरी ऑपरेशनल कमजोरियों की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है वर्किंग कैपिटल का बढ़ना। केबल्स और लॉयड दोनों में वर्किंग कैपिटल इतना बढ़ गया है कि कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस कम हो गया है, और इसका सीधा असर कंपनी की ब्याज से होने वाली कमाई पर पड़ रहा है। और ये बात मैनेजमेंट ने खुद मानी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक रेड फ्लैग है। लॉयड और ECD यानी पंखे और कूलर जैसे अहम कंज्यूमर सेगमेंट्स में रेवेन्यू गिरना और मार्जिन पर दबाव आना सिर्फ मौसम की वजह से नहीं हो सकता। नहीं, ये सीधे तौर पर इन्वेंट्री के मिसमैनेजमेंट और बाजार में बढ़ते कॉम्पिटिटिव प्रेशर का नतीजा है। मैनेजमेंट का ये कहना कि वे अब प्रोडक्शन कम करेंगे, असल में ये मानना है कि उन्होंने पहले तिमाही में डिमांड का गलत अनुमान लगाया था, और इसी वजह से अब उन्हें अंडर एब्जॉर्प्शन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन सभी मुद्दों को सिर्फ मौसम से जोड़ना, मुझे लगता है ये कंपनी की असली चुनौतियों से मुंह मोड़ने जैसा है। आपने लॉयड और ECD का जो जिक्र किया वो बहुत जरूरी पॉइंट है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजर से देखता हूं। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि लॉयड में इन्वेंट्री की समस्या Q3 तक हल हो जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह जनवरी से लागू होने वाले BEE रेटिंग में बदलाव है, मतलब सरकार के नए एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। इसके चलते कंपनियों को अपना पुराना जो कम रेटिंग वाला स्टॉक है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। इस स्थिति में प्रोडक्शन को कंट्रोल करना एक जिम्मेदार और सोचा समझा कदम है, ना कि कोई गलती। और जहां तक ECD सेगमेंट की बात है, हाँ, मैं मानता हूं पंखे और कूलर में गिरावट आई, लेकिन इसी सेगमेंट में वाटर हीटर और छोटे घरेलू उपकरणों में अच्छी ग्रोथ भी तो हुई है। ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की निशानी है, जहां एक कैटेगरी की कमजोरी को दूसरे की मजबूती संभाल लेती है। एक मिनट, आप इसे जिम्मेदार कदम कह रहे हैं, पर क्या ये असल में एक पिछली गलती को सुधारने की कोशिश नहीं है? चलिए इसे समझते हैं। लॉयड की 50% से ज्यादा बिक्री आज भी ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों से होती है, जहां इन्वेंट्री को मैनेज करना और वापस निकालना उतना आसान नहीं होता जितना मॉडर्न ट्रेड में होता है।
और आपने जो प्रोडक्शन कम करने को सही ठहराया, उसका दूसरा पहलू भी तो देखिए। प्रोडक्शन कम करने से हुआ क्या? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप अपनी फैक्ट्री पूरी क्षमता से नहीं चलाते तो हर एक प्रोडक्ट को बनाने की लागत बढ़ जाती है, जिससे मुनाफे पर सीधी चोट पड़ती है। ये तो एक दुष्चक्र है जो सिर्फ खराब मौसम के कारण नहीं, बल्कि खराब प्लानिंग और फोरकास्टिंग की कमी के कारण शुरू हुआ। अगर डिमांड का अनुमान सही होता तो न इतनी इन्वेंट्री जमा होती और न प्रोडक्शन में इतनी भारी कटौती की नौबत आती। ये एक दिलचस्प नजरिया है, हालांकि मैं इसे एक अलग तरह से कहूंगा। ये एक ऑपरेशनल एडजस्टमेंट है, ना कि कोई स्ट्रक्चरल कमजोरी। और देखिए, मैनेजमेंट ने यह भी विश्वास जताया है कि जनवरी से BEB बदलावों के कारण जो भी लागत बढ़ेगी वे उसे ग्राहकों पर पास ऑन कर पाएंगे। ये उनके ब्रांड की ताकत और प्राइसिंग पावर को दिखाता है। वो बाजार में सिर्फ कीमत पर कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू पर भी कर रहे हैं। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस तरह के छोटे-मोटे झटकों को आसानी से झेल जाते हैं। लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है? मैनेजमेंट ने ये भी संकेत दिया है कि हाल ही में हुई GST कटौती का पूरा फायदा शायद ग्राहकों तक ना पहुंचे, क्योंकि BE की बढ़ी हुई लागत की वजह से कीमतें लगभग पुराने लेवल पर ही वापस आ जाएंगी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मार्जिन को बचाने के लिए कंपनी पर कितना ज्यादा दबाव है। वो एक तरफ से मिली राहत को दूसरी तरफ बढ़ रही लागत को बैलेंस करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई ताकत की निशानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी और मार्जिन में खेलने की गुंजाइश बहुत कम बची है। ये तो बस किसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को बचाने की जद्दोजहद है। ये सब घूम फिरकर उसी बात पर आता है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, वर्किंग कैपिटल। आप इसे एक समस्या के तौर पर देख रहे हैं, पर मुझे इसमें भविष्य का निवेश दिख रहा है। हाँ, वर्किंग कैपिटल बड़ा है और कैश कम हुआ है, लेकिन इसका कारण देखिए। इस कैश का इस्तेमाल FY26 में लगभग 1450 करोड़ रुपए के कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया जा रहा है। कंपनी अपनी भविष्य की ग्रोथ के लिए क्षमता का निर्माण कर रही है। जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कैश पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। ये कमजोरी का नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का संकेत है। और मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि वर्किंग कैपिटल की स्थिति Q4 तक सामान्य हो जाएगी, जो मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और हासिल करने लायक टाइमलाइन लगती है। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने दीजिए। भविष्य के लिए निवेश करना अच्छी बात है, पर क्या घर में आग लगी हो तो आप नया फर्नीचर खरीदने जाते हैं? आप ही बताइए, जब आपका कोर कंज्यूमर बिजनेस लड़खड़ा रहा हो, इन्वेंट्री आसमान छू रही हो, तब इतना बड़ा कैपेक्स करने का क्या मतलब है? मैनेजमेंट खुद मान रहा है कि साल की दूसरी छमाही में अन्य आय यानी बैच से होने वाली कमाई कम रहे भी, क्योंकि कैश का इस्तेमाल कैपेक्स में हो रहा है। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पर सीधा दबाव है। अगर बाजार में कोई और अप्रत्याशित चुनौती आ गई तो ये कम कैश बैलेंस कंपनी के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकता है। भविष्य के विकास और आज की फाइनेंशियल स्थिरता के बीच एक संतुलन होना चाहिए, और इस तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि ये संतुलन फिलहाल बिगड़ा हुआ है। आप इसे आज का जोखिम कह रही हैं और मैं इसे कल का अवसर कह रहा हूं। यही तो हमारी सोच का मूल अंतर है। चलिए अब भविष्य की विकास रणनीति पर ही बात कर लेते हैं। मेरे विचार में कंपनी का फोकस बिल्कुल सही जगह पर है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उदाहरण के लिए उनके लगभग 40% पंखे अब BLDC टेक्नोलॉजी वाले हैं। ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये सिर्फ पंखे बेचना नहीं है, ये वैल्यू चेन में ऊपर जाना है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल्स जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भी तो जा रही है, जिसमें सोलर और EV चार्जर शामिल हैं। B2B सेगमेंट में तो मजबूती बनी ही हुई है। ये एक दूरदर्शी रणनीति है जो कंपनी को अगले दशक के लिए तैयार कर रही है, न कि सिर्फ अगली तिमाही के नतीजों के लिए। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या आपने इन भविष्य की योजनाओं के जमीनी प्रदर्शन पर गौर किया है? सोलर बिजनेस दूसरी तिमाही में कमजोर रहा। मैनेजमेंट मार्जिन में सुधार को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं दे रहा, सिर्फ उम्मीद जता रहा है। EV चार्जर्स और ऑटोमेशन अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में हैं और इन पर कोई फाइनेंशियल टारगेट या टाइमलाइन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भविष्य की चमकदार बातें आज की कड़वी सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है?
केबल सेगमेंट अच्छा कर रहा है, ये सच है, लेकिन आपका कंज्यूमर बिजनेस जो कंपनी की पहचान है, उसमें गिरावट एक बहुत बड़ी चिंता है जिसे आप भविष्य की योजनाओं के पीछे नहीं छुपा सकते। एक मजबूत कंपनी पहले अपने कोर बिजनेस को संभालती है और फिर भविष्य में निवेश करती है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोर बिजनेस की समस्याओं को छोड़कर भविष्य के सपनों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोर बिजनेस से ध्यान हटाया जा रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस करना कोर बिजनेस को मजबूत करना ही है। यह शॉर्ट टर्म वॉल्यूम की जगह लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने की रणनीति है। क्या यह बेहतर नहीं है कि कंपनी मार्जिन पर दबाव डालने वाले सस्ते प्रोडक्ट्स की दौड़ से बाहर निकलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करे? सितंबर के बाद डिमांड में सुधार के जो शुरुआती संकेत मिले हैं, वे भी इसी ओर इशारा करते हैं कि त्योहारी सीजन में कंज्यूमर का रुझान बेहतर प्रोडक्ट्स की तरफ है। ये रणनीति सही रास्ते पर है, बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन समय ही तो एक ऐसी चीज है जो बाजार आपको हमेशा नहीं देता। जब तक आपकी ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी रंग लाएगी, तब तक कॉम्पिटिटर्स आपके मास मार्केट सेगमेंट पे अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। लॉयड का उदाहरण हमारे सामने है। उसे एक प्रीमियम ब्रांड बनाने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो मौजूदा मार्केट शेयर है उस पर ही खतरा आ जाए। कंज्यूमर बिजनेस में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में संतुलन साधना पड़ता है। मुझे डर है कि फिलहाल हैवेल्स का संतुलन वैल्यू की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गया है और वॉल्यूम हाथ से फिसलता जा रहा है। अंत में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा कि दूसरी तिमाही की चुनौतियां काफी हद तक बाहरी और अस्थायी थीं। कंपनी की नींव विशेष रूप से केबल्स और वायर्स जैसे B2B व्यवसायों में चट्टान की तरह मजबूत है, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री और मार्जिन जैसी समस्याओं को न सिर्फ पहचाना है, बल्कि उन्हें हल करने के लिए एक स्पष्ट योजना भी बनाई है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए ग्रोथ एरियाज में निवेश करने की उनकी रणनीति कंपनी को लंबी अवधि में निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। शुरुआती डिमांड ट्रेंड्स भी सकारात्मक हैं, जो बताते हैं कि सबसे बुरा दौर शायद पीछे छूट चुका है। और मैं अपनी बात को इस तरह सारांशित करूंगी कि इन चुनौतियों को सिर्फ अस्थायी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल का मिसमैनेजमेंट गहरी ऑपरेशनल कमजोरियों की ओर इशारा करता है, जिसे सिर्फ मौसम पर दोष देकर नहीं सुधारा जा सकता। लॉयड और ECD जैसे प्रमुख कंज्यूमर सेगमेंट्स में रिकवरी की राह अभी भी अनिश्चित और मुश्किलों भरी है। कंपनी को ये साबित करना होगा कि वो केवल केबल्स के भरोसे नहीं है, बल्कि अपने उपभोक्ता केंद्रित व्यवसायों में भी कंपटीशन और डिमांड को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकती है। भविष्य की रणनीतियां आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन वर्तमान के मुद्दों को हल करना पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि हैवेल्स के प्रदर्शन को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक नजरिया ये कहता है कि यह एक मजबूत कंपनी है जो कुछ अस्थायी मुश्किलों से गुजर रही है और भविष्य के लिए सही निवेश कर रही है। और दूसरा नजरिया ये कहता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके कोर कंज्यूमर बिजनेस में दरारें दिखने लगी हैं और जिसे अपनी ऑपरेशनल कमजोरियों को तुरंत दूर करने की जरूरत है। क्या यह सिर्फ एक खराब तिमाही है या एक गहरी समस्या का लक्षण? इसका असली जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। दिए गए मटेरियल का और विश्लेषण करके ही एक स्पष्ट तस्वीर बनाई जा सकती है, लेकिन असली परीक्षा अगली कुछ तिमाहियों के नतीजों में होगी।